हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। बेटा आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, हालांकि इसके पहले हम मोमेंटम के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में कि मोमेंटम क्या होता है, फिर उसके बाद से उसका एप्लीकेशंस में मतलब किस तरह से वो अफेक्ट करता है, यानी कि उस पर वो अफेक्टेड होता है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जो कि आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी कि मोमेंटम के एप्लीकेशंस वगैरह भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर कंजर्व हो रही है तो मतलब कि जितना इनिशियली है उतना ही वो लास्ट में भी रहेगी, मतलब कि वो किसी भी प्रोसेस में ना ही वो क्रिएट होगी ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि कंजर्व रहता है। जैसे कि अगर मान लो ये एक बॉल है जिसका मास ma, इस बॉल का नाम दे दिया a, और ये मान लिया u इनिशियल वेलोसिटी से, ua इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी। दूसरी बॉल है दूसरी बॉल हमने ले लिया b, जिसका मास mb, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है ub। ठीक है, कुछ टाइम के बाद से हमने क्या देखा कि ये दोनों बॉल्स जो हैं टकरा गए, कोलाइड कर गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका A है और ये आपका B है, तो यहाँ पे दोनों बॉल्स जो है कोलाइड हुए। कोलिजन के बाद फिर हमने देखा कि जो दोनों बॉल्स की, यानी कि जो A की स्पीड थी, A का स्पीड जो है वो हो गया आपका VA, और जो B की स्पीड है यानी कि जो दूसरे बॉल है उसकी स्पीड आपकी हो गई है VB। ठीक है, तो हमें तीन सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इसको डिवाइड करें तो तीन सेक्शन में डिवाइड होगा ये। ठीक है, ये क्या है, इसको हम कहेंगे क्या, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, और ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन एंड ड्यूरिंग कोलिजन, तीन सिचुएशंस आपको दिख रही हैं। इन तीन सिचुएशन में अगर हम देखें कि बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इस पूरे सिस्टम का, यानी कि ये जो आपका सिस्टम है दो बॉडी का सिस्टम है, यानी कि ओवरऑल आपके पास दो बॉडीज़ का सिस्टम देख रहे हैं, तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना रहा होगा, MAUA। इसका मोमेंटम कितना रहा होगा, MBUB। मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना रहा होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसके बाद से आफ्टर कोलिजन की बात करें, कोलाइड हुआ तो कोलिजन के बाद हमने क्या देखा, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, MAVA। इसका मोमेंटम क्या हो गया, MBVB। इसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसको हम कह सकते हैं P फाइनल, यानी कि टोटल फाइनल मोमेंटम। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है कि जो मोमेंटम है, यानी कोई भी बॉडी है बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए क्या हो रहा है,
टकरा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका इम्पल्स काम करेगा, इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इनके बीच में। ठीक है, तो हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ये हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो इसका इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि मोमेंटम जो है आपका कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है किसी भी सिस्टम का, चाहे कोलिजन हुआ, कोलिजन क्या है, एक तरह का इवेंट है, ठीक है, एक एक्सीडेंट है, उस एक्सीडेंट की वजह से जो है आपका मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो टोटल उस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम था वो पहले कितना था और बाद में कितना है, यानी कि पहले और बाद में हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको हमने डेल्टा पी क्यों लिखा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू ज़ीरो। इसको इधर लेकर के आएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो है आपका ज़ीरो, यानी कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि पी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। जैसे एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे कि रॉकेट propulsion, यानी कि रॉकेट लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, जो रॉकेट है वो कैसे लॉन्च होता है। ठीक है, तो उसका जो सिस्टम होता है कि जैसे कि मान लो कि जो पैड होता है, लॉन्चिंग पैड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही रॉकेट के अंदर का जो फ्यूल है, यानी इसको बर्न किया जाता है, तो क्या होता है उसमें से स्मोक्स निकलते हैं, यानी कि धुआं जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो कंबशन के बाद जो एडिशनल मटेरियल है, यानी कि एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो निकलता है, तो बहुत तेज़ी से अर्थ पे क्या करता है, फोर्स एक्ट करता है, और उसके रिएक्शन में उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिलता है, और उसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है, मतलब कि बैकवर्ड मोमेंटम यानी कि और फॉरवर्ड मोमेंटम जो है आपका सेम रहता है। ठीक है, तो जितना मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज करेगा उतना ही मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज करता है, इसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है। दूसरा इसका एग्जांपल है फायरिंग ऑफ गन या फायरिंग ऑफ बुलेट थ्रू अ गन। फायरिंग थ्रू गन, बुलेट फायर कर रहे हो, मतलब क्या है यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपकी एक गन है। ठीक है, इससे जैसे ही अगर आप फायर करते हो, ठीक है, मान लिया कि इसके अंदर एक बुलेट रखी हुई है, इसके अंदर अगर हम बात करें एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल है, ठीक है, और ये जो गन है इसका मास कैपिटल एम। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम m प्लस m, ये क्या है, अभी बिल्कुल रेस्ट में है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ज़ीरो, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम इसका ज़ीरो। जैसे ही फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद से क्या हो गया, यानी कि जब फायरिंग हुई
फायरिंग के बाद इसमें से बुलेट जो है आपकी निकल गई है और बुलेट जो है वीबी स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो और गन जो है आपका वो इस डायरेक्शन में वीजी स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉयल होता है, जिसको हम रिकॉयलिंग ऑफ गन भी कहते हैं। इसका टॉपिक का नाम क्या है? रिकॉयलिंग ऑफ गन। गन कैसे रिकॉयल होती है, ठीक है। तो अगर मान लो इसका मास, बुलेट का मास हमने स्मॉल एम, गन का मास कैपिटल एम, तो फाइनल मोमेंटम क्या था इस पूरे सिस्टम का? फाइनल मोमेंटम ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका अगर हम टोटल, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वी जी, इसका m इंटू वी बी, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा? अगर एक को पॉजिटिव ले रहे हैं, मान लो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस एम वी जी प्लस एम वी बी, ये टोटल मोमेंटम जो है इसका फाइनल मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि P फाइनल शुड बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसको 0 के इक्वल करोगे तो m वी जी प्लस m वी बी इक्वल टू 0, ये माइनस साइन हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दोगे, इसका मतलब ये आपका क्या बन जाएगा? इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या जाएगा? m वी बी इज इक्वल टू m वी जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन, यानी कि वी जी आपका क्या है? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू वी ऑफ बी, बी फॉर बुलेट है, ध्यान रखना, जी फॉर गन, ठीक है। तो जो बुलेट की गन की जो रिक्वायरिंग स्पीड है वो क्या आ जाएगी? मास ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द बुलेट, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि वो किस स्पीड से रिक्वायर करेगा। अब आपने देखा होगा कि जब फायरिंग होती है तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हैवी गन्स हैं, यानी कि ज़्यादा स्पीड में लार्ज डिस्टेंस तक फायरिंग होती है, तो उस केस में हम जो है गन को जनरली अपने शोल्डर से सपोर्ट दे देते हैं, यानी कि सपोर्ट देते हैं। अगर छोटी गन है तो उसको इससे अपने, यानी कि इस तरह से हम उसको सपोर्ट देते हैं, यानी इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट। क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि होगा क्या कि जिस स्पीड से, यानी कि जिस मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी, उसी मोमेंटम से जो है क्या होगी? गन पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। फायरिंग के बाद गन पीछे की तरफ आएगी, तो क्या होगा कि अगर हमने सपोर्ट नहीं दिया तो हो सकता है कि वो हमारे हैंड को जो है बाहर की तरफ झटक दे, यानी कि हाथ हमारा जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकता है, निकल सकता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करने का मतलब इन द सेंस, अगर उसको हमने किससे, अपने शोल्डर से अगर उसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर अगर हमने रखा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखा है, तो यानी कि हमारी बॉडी जो है गन के मास के साथ अटैच हो गई। तो गन के मास के साथ अटैच होगा तो रिक्वायरिंग स्पीड उस केस में क्या आ जाएगा? वी जी इज इक्वल टू एम वी बी अपॉन मास ऑफ द गन था प्लस मान लो मास ऑफ मैन, जो भी मैन है उसका मास। तो देखो ये वाला मास क्या हो गया? नीचे गन का जो मास है एक तरह से बढ़ गया ना, तो मास ये बढ़ गया, तो यानी कि जो इसकी रिक्वायरिंग, ये तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इसकी रिक्वायरिंग स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि जो आपको पीछे की तरफ झटके दे रही थी गन, ठीक है, वो कम झटके देगी, जिसकी वजह से आप सेफली फायरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरा आपका, जैसे मान लो छोटी गन है तो उसको जो है हम इस तरह से सपोर्ट देते हैं ताकि जो है इसकी स्पीड को रोकने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपका जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वो है रिक्वायरिंग ऑफ द गन। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है मोशन का, वो क्या कहता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर एक एक्शन का जो है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है कि अगर हम मान लो गन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, या कोई दो बॉडी हैं, जैसे मान लो, ठीक है, दोनों बॉडीज कोलाइड हुई, या गन है, जैसे मान लो फायरिंग हुई, फायरिंग का ही ले लेते हैं एग्जांपल, देख लेते हैं। हमने फायरिंग किया था जब ठीक है, ये आपका जी स्पीड से इधर की तरफ गया, इसका मास m है। इधर आपका जो है बुलेट जो फायर हुआ था वो किस स्पीड से आगे की तरफ गया था? v स्पीड से, इसका मास m। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस डायरेक्शन में, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल किया था, यानी कि Pf इज इक्वल टू 0, दैट इज m माइनस टाइम्स m GB इज इक्वल टू प्लस लिख सकते हैं क्या, m BB। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या चीज़ देखा था कि m VG इज इक्वल टू m VB। ठीक है, तो अगर हम चेंज की बात करें, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, तो अगर हम गन की मोमेंटम में चेंज देखें और बुलेट की मोमेंटम में चेंज देखें तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसमें चेंज क्या होगा? फाइनल ये है, इनिशियल क्या रहा होगा भाई? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यही चीज़ आएगा भाई। इनिशियल मोमेंटम इसका 0, इसका भी फाइनल मोमेंटम क्या था? ये था, और इनिशियल मोमेंटम 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा? सेम यही आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ से भी मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसको मान लो A1, इसको A2 मान लो, तो इस डायरेक्शन में जो आपका फोर्स, यानी कि ये जो आपका है बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, तो F मान लिया, F ऑफ गन इज इक्वल टू F ऑफ बुलेट, यानी कि जितना एक्शन हमने फोर्स लगाया गन से बुलेट पर, बुलेट को आगे जाने के लिए, ठीक है, तो बुलेट ने उतना ही क्या किया? इसको रिएक्शन दिया। ठीक है, तो इसका मतलब एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो गन पे फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स आपका बुलेट पे भी लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे चाहो तो इसके सामने माइनस लगा लो या इसके सामने माइनस लगा लो। माइनस साइन आपका सिर्फ इतना इंडिकेट करेगा क्या? कि डायरेक्शन दोनों फोर्सेस का अपोजिट होगा। ठीक है, तो यानी कि किसी भी बॉडी पर जितना एक्शन होगा उतना ही उसको रिएक्शन मिलेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गए होंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्लियर हो गया होगा, फिर उसके बाद से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप अपना जो भी आपका मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट आप देना। ठीक है, बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।